हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल WPS में। मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हो वसीम फार्मा स्टडी चैनल। हम लोग बात कर रहे थे फार्मेको थेरेप्यूटिक सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम लोग का कई टॉपिक कवर हो चुका है। और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वीडियो लेक्चर वो होगा अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम और अस्थमा के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी हमने कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 13 एंड हुआ था। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है जिसमें हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो अगर आपको वीडियो को अच्छे से समझना है तो आप लास्ट तक का बने रहिए, ताकि हर एक पॉइंट आपको समझ में आ सके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल ये रिपीट होता है, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसके नोट्स आपको कहाँ से मिलने वाले हैं। नोट्स का मैं आपको सोर्स बता दूंगा, वो फ्री में है। आप जा करके सेम टू सेम आप प्रिंट आउट ले सकते हो या आप लिख सकते हो, जो भी आपका है। तो आप प्रिंट आउट ले करके वहाँ से क्या कर सकते हो, सीधे डायरेक्टली आप उनसे पढ़ सकते हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो आप चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं, और क्या है वो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, जैसा हमारा टॉपिक क्या है भाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक क्लियर करवाऊंगा और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करूंगा। उसके बाद में मैं अस्थमा के पे आऊंगा, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। कौन कौन सा स्ट्रक्चर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है? जैसे नेजल कैविटी होता है, फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है, ट्रेकिया होता है, ब्रोंकाई होता है, ब्रोंक्यूल्स होता है, एल्वियोलाई होता है। ये कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, ये ठीक है ना। ये सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा है। ये सारी चीजें पाई जाती है, ठीक। अब एक एक पार्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे नेजल कैविटी क्या होती है? इट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट पोर्शन बाय मींस ऑफ द नेजल सेप्टम। जो हमारी नोज की सेप्टम्स होती है, जैसे नोज होता है तो नोज का पार्टीशन, ठीक है ना, उसको। तो जो कैविटी है, कहने का मतलब ये जो बीच की जगह है उसको बोलते हैं नेजल कैविटी। द नेजल कैविटी इज लाइन बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। और जो कैविटी होती है वहां पे क्या होते हैं, कुछ मेम्ब्रेन होते हैं, जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस मेम्ब्रेन को म्यूकस मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा स्टिकी मटेरियल वहाँ से सिक्रेट होता है, वहाँ से रिलीज होता है, इसलिए इसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। द एंट्रेंस ऑफ द नेजल कैविटी इज फॉर्म बाय द एंटीरियर नेयर्स। जो हमारे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थूथड़ बोलते हैं, जो भी हिंदी का वर्ड है। तो यहाँ से मतलब जैसे आप खुद आप अपने नोज पे क्या कर सकते हो, फिंगर रख के इसको पता फील कर सकते हो कि एंटीरियर नेयर्स उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। जो नाक की जो हमारा थोड़ा सा बढ़ा हुआ पोर्शन है उसको बोलते हैं, जिसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं, ठीक है ना। मैंने बताया आपको। दे कंटेन स्मॉल हेयर्स। और नॉस्ट्रिल में क्या होते हैं, थोड़े से हेयर्स रहते हैं, विच एक्ट एज ए फाइबर फॉर द डस्ट, फिल्टर फॉर द डस्ट। जो क्या करेंगे, जैसे नोज में क्या होता है, इन्वायरमेंट के थ्रू हमारे नोज में क्या होते हैं, बहुत सारे डस्ट जाते हैं। तो यहाँ पे जब हेयर्स रहते हैं तो हेयर्स उसको क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। द बैक ऑफ द नेजल कैविटी कंटेन पोस्टीरियर नेयर्स। ऐसा सेम टू सेम पीछे के साइड में भी रहते हैं, उसको पोस्टीरियर नेयर्स कहते हैं या नॉस्ट्रिल कहते हैं। दे फॉर्म द एंट्रेंस टू द मतलब नेजोफेरिंग्स। उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, नेजोफेरिंग्स के लिए वो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। फिर हम बात करेंगे फायरिंग्स क्या होता है। तो जैसे कि हमने पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी से थोड़ा अंदर जाएंगे थोड़ा, तो आपको फायरिंग्स मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है फायरिंग्स की बात कर रहा है। अब फायरिंग्स को भी अभी डिवाइड करेगा ये। तो फायरिंग्स डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। अब देखो, फायरिंग्स की बात करें कि फायरिंग्स के 3 पार्ट हैं। अब कौन कौन से, अगर वो नोज के सेंटर वाला है, नोज के सेंटर में, तो उसको नेजोफेरिंग्स कहेंगे। अगर वो माउथ के सेंटर में है, माउथ के सामने आ रहा है, तो ओरोफेरिंग्स। और फेरिंग्स के जस्ट नीचे पाया जाता है लैरिंग्स, तो इसको लैरिंजोफेरिंग्स कहेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं बेसिक क्लियर करवा रहा हूँ, वैसे तो आपको पता होगा। इसके अलावा अब देखो, सारी सबकी बात कर दी है कि नेजोफेरिंग्स विच लाइज बिहाइंड द नेजल कैविटी। ये नेजल कैविटी के बिहाइंड पाया जाएगा, मैंने बताया आपको। और इट कंटेंस ओपनिंग ऑफ स्ट्यूचियन ट्यूब। एक ट्यूब होती है जिसका नाम है स्ट्यूचियन ट्यूब होती है, तो वो उसके ओपनिंग वहां पे पाई जाती है ऑन द लेटरल वॉल। फायरिंग्स टू द मिडल ईयर, ठीक है ना। और ये कहाँ होती है, मिडल ईयर के सामने से वहां से आती है। फिर ओरोफायरिंग्स की यहाँ पे माउथ के सामने आपको मैंने बताया, ठीक है। और यहाँ पे द लेटरल वॉल कंटेन टॉन्सिल। जो टॉन्सिल होता है हमारे माउथ में, वो इसी की लेटरल साइड में होता है, ठीक है ना, वही। फिर लैरिंजोफेरिंग्स ये किसके सामने होगा, लैरिंग्स के सामने होगा। फिर लैरिंग्स की बात कर लेते हैं। इट लाइज बिटवीन फायरिंग्स एबव। अब देखो, इसके एबव क्या था, फायरिंग्स था। एंड बिलो में क्या, ट्रेकिया है। देखो फिर से देखो भाई, फिर से देख लो। यहाँ पे लैरिंग्स से तो नीचे जाओगे तो आपको ट्रेकिया का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, ये ट्रेकिया है। यहाँ पे ऊपर आओगे तो ऊपर आपको फायरिंग्स तो दिख ही रहा है। तो वही यहाँ पे बात किया है कि अब यहाँ पे लैरिंग्स,
ठीक है ना, तो ये बात कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ कार्टिलेज की बात किया है कि यहाँ पे इट इज फॉर्म बाय द फॉलोइंग कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज पाया जाता है। अब ये लैरिंक्स का जब आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे या पढ़े होंगे ह्यूमन एनाटॉमी में, तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा, यहाँ पे मैं वो सब बता नहीं रहा हूँ। क्रिकॉइड कार्टिलेज एक कार्टिलेज के नाम में ये भी पाया जाता है, और टू एरिटेनॉइड कार्टिलेज पाया जाता है, और एपिग्लॉटिस, ये सारी चीज़ें इसके कार्टिलेज के नाम है। नाम सुन या खाली पढ़ के रखो। फिर ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया को विंड पाइप के नाम से जानते हैं। फिर ट्रेकिया की यहाँ पे लेंथ सब कुछ दिया गया है कि ट्रेकिया सिलेंड्रिकल शेप होता है, 11 सेंटीमीटर होता है लेंथ में, और इट बिगिंस एट द लोअर एंड ऑफ द फेरिंग्स के जस्ट बाद स्टार्ट होता है। एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इट इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। अब ट्रेकिया 2 ब्रांच में होती है, जैसे कि आपको पता है, ठीक है ना, ट्रेकिया 2 पार्ट में डिवाइड होती है। उसके बाद में क्या कहा गया है, ट्रेकिया इज अ मेड ऑफ 16 to 20 सी शेप इन कंप्लीट स्ट्रक्चर, मतलब इसके अंदर ऐसे सी शेप का, इसमें सी ऐसे लगा दो, तो सी कैसा रहता है, एक साइड में खाली रहता है, इधर खाली है देखो, इधर कुछ भी नहीं है। तो ऐसे आप रिंग बनाओ, और रिंग कैसा बनाओ, आप चांद जैसा बनाओ, आधा हाफ मून जैसा, और इसमें फिट कर दो आप, ठीक है। तो उसकी बात कर रहा है, वो कितना होता है, 16 से लेकर के 20 तक का होता है। These cartilage are connected by the fibers। अब ये जो भी रहते हैं, अब पीछे के साइड में, आगे के साइड में तो ये हार्ड हो गया, पीछे के साइड में यहाँ पे फाइबर रहते हैं, ठीक है ना, बहुत सॉफ्ट रहते हैं। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे क्या रहता है, फाइबरस टिश्यू ऑफ द बैक। द ट्रेकिया इज लाइन बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन, यहाँ पर भी म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम, एपिथेलियम का एक टाइप है, टिश्यू का एक टाइप है, जहाँ पे सीलिया पाए जाते हैं, ठीक है ना, वैसा। फिर इसके बाद में आता है ब्रोंकिया होता है। द ट्रेकिया एंड बाय द डिवाइडिंग इनटू 2 ब्रांचेस टू ब्रोंकाई। अब जैसे ट्रेकिया था, तो यहाँ पे अब क्या होगा, जैसे ट्रेकिया खत्म हुआ, उसके जस्ट फौरन बाद क्या स्टार्ट हो गया, ब्रोंकी स्टार्ट हो गया। तो ब्रोंकस की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, ब्रोंकाई, नेमली राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, दे पासेस टू द करस्पॉन्डिंग लंग्स। अब वो अपने अपने साइड के लंग्स में जाता है, देखो अपने अपने साइड के लंग्स में जाएगा। द राइट ब्रोंकस इज अ शॉर्टर एंड वाइडर देन द लेफ्ट। अब यहाँ पे बात किया कि राइट वाला जो रहेगा वो शॉर्ट रहेगा, और किससे, लेफ्ट वाले से, ठीक है ना। और ब्रोंकाई आर मेड अप ऑफ द कंप्लीट रिंग। हाँ, बट यहाँ पे ब्रोंकस में फुल रिंग रहता है, ठीक है ना, फुल रिंग रहता है, जैसे चूड़ी कंगन होता है ना, ऐसा रिंग रहता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। और यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स आ गया। अब ट्रेकिया का ही पार्ट है, ब्रोंकाई का फिर वहाँ से और ब्रांचेस निकलेंगे जिसको ब्रोंक्यूल कहेंगे। दे आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई। देखो मैंने बताया ना कि ये ब्रोंकाई का ही पार्ट है, वो डिवाइड होकर के ये बना लिया। ब्रोंक्यूल्स आर द फाइनेस्ट ब्रांचेस, ये और पतले ब्रांचेस होते हैं। और उसके बाद में ब्रोंक्यूल्स डू नॉट हैव कार्टिलेज, यहाँ पे रिंग नहीं पाया जाता है। दे आर लाइन बाय द क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यहाँ पे कैसा रहता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम रहता है। अब ये लास्ट पार्ट आता है इसका, एल्वियोलाई, जिसको एयर सैक कहते हैं। दे आर द फाइनल टर्मिनस ऑफ द ईच ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई के जस्ट बाद फिर और मतलब लास्ट पार्ट, दे कंटेन ए थिन लेयर ऑफ द एपिथेलियम सेल सराउंडेड बाय द न्यूमरस कैपिलरी। अब यहाँ पे एपिथेलियम की सेल होती है, और इसके पास बहुत सारे ब्लड की सप्लाई होती है ना, बहुत सारे न्यूमरस कैपिलरीज होती है, और जो एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होता है वो यहीं पे होता है, ठीक है ना। जैसे देखो जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन वो लास्ट में जाकर के कहाँ पे पहुँचता है, यहाँ पे देखो लास्ट में दिखाया गया, ट्रेकिया ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, फिर लास्ट में जाकर के यहाँ पे ये जो ग्रेप्स के शेप का, अंगूर के जैसा बंच दिखाया गया है, ये यही है एल्वियोलाई, ठीक है ना। तो इसके बारे में यहाँ पे बहुत सारे ब्लड सप्लाई, आर्टरी, वेन रहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, और आज का मेन जो हमारा टॉपिक है उस पर आते हैं, और वो था हमारा ये अस्थमा। हमको एक्चुअली अस्थमा पढ़ना है आज, ठीक है। अस्थमा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अस्थमा क्या है, और अस्थमा का हमको क्या पढ़ना है, इटियोपैथोजेनेसिस पढ़ना है, और इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ना है, नॉन क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है ना, और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक कवर करने हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि अस्थमा क्या है। तो अस्थमा इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो अभी हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ के आए हैं, उसके अंदर क्या हो जाता है, क्रोनिक टाइप का होता है, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक का, और वो क्या होता है, उधर स्वेलिंग हो जाता है, उसकी बात कर रहा है। और ये इन्फ्लेमेशन भी हो जाएगा, सूजन भी आ जाएगा, ठीक है ना। विच इन्वॉल्व द नैरोइंग या सोइलिंग ऑफ द एयरवेज। जो भी एयरवेज होते हैं अभी हम लोगों ने पढ़े, तो ब्रोंकिया, ब्रोंक्यूल, एल्वियोलाई, ये सब तो क्या हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं इन द लंग्स, एंड प्रोडक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा म्यूकस, और यहाँ से एक्स्ट्रा
म्यूकस का सिक्रीशन होगा, एक्स्ट्रा म्यूकस में एक्स्ट्रा लिक्विड का मतलब चिपचिपा मटेरियल जो होता है ना उसको बोलते हैं, वहाँ से रिलीज होने लगता है। देन मेकिंग द ब्रीदिंग डिफिकल्ट, दैट मेकिंग, ठीक है ना, यहाँ पे दैट रहेगा, दैट मेकिंग द ब्रीदिंग डिफिकल्ट। तो ये क्या करेगा, हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को क्या करता है, डिफिकल्ट करता है। एंड ट्रिगर्स कफिंग, और कफ को बढ़ा देता है, ठीक है ना, हमारी खांसी को, खांसी के लेवल को बढ़ा देता है। इसके अलावा क्या होगा, व्हीजिंग साउंड, मतलब जो सीटी जैसी आवाज़ आने लगती है ड्यूरिंग ब्रीदिंग। जब हम लोग क्या करते हैं, सोते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीदिंग मीन्स की सांस लेना। एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, और बहुत शॉर्ट हो जाएगा, बहुत फास्ट फास्ट आपको सांस लेना पड़ता है। देखो मतलब ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन अंदर जा ही नहीं रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ दिया गया है, तो कफिंग हो जाता है, खांसी आती है ना। इसके अलावा वीजिंग मतलब सीटी जैसी आवाज़ आती है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत, शॉर्टनेस, ठीक है ना, ये हो जाता है। इसके अलावा चेस्ट में टाइट हो जाता है, ठीक है ना, चेस्ट टाइटनेस, TIGHTNESS। चेस्ट में भी क्या होता है, मतलब हमारी जो छाती का होता है वहाँ पे दर्द और दबाव फील होता है, ठीक है, चेस्ट रीजन में। देखो यहाँ ये जो लेडी दिखाई गई, ये भी चेस्ट पे हाथ रखी हुई है, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। बाकी यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है कि ब्रोंकियल होगा, ब्रोंकियल में फिर स्मूथ मसल होता है, रिलैक्स रहते हैं, ये नॉर्मल केस में है। एल्वियोलाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बट क्या होता है, अगर अस्थमा का केस हो गया तो फिर क्या होगा, यहाँ पे टाइट हो जाएंगे, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा म्यूकस का सिक्रेशन होगा, नैरो हो जाएगा रूट, देखो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, ठीक है ना, बहुत यहाँ पे नैरो हो गई है। तो ये अस्थमा के केस में दिया गया है, नॉर्मल केस में दिया गया है, तो ये प्रॉब्लम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ दिया है कि टाइप ऑफ अस्थमा, ठीक है ना, टाइप ऑफ अस्थमा। तो जैसे यहाँ पे सिर्फ आपको नेम याद कर लेना है, इसको एक्सप्लेन नहीं करना है आपको, नेम सिर्फ याद कर लोगे तब भी हो जाएगा, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। तो अस्थमा का आपको क्या करना है, अस्थमा का एक्यूट अस्थमा, क्रोनिक अस्थमा, और एक्सटेंसिक अस्थमा, इंट्रेंसिक अस्थमा, और माइल्ड इंटरमीडिएट अस्थमा, इसके अलावा माइल्ड परसिस्टेंट अस्थमा और मॉडरेट अस्थमा, और इसके अलावा सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा। तो अब जैसे एक्यूट अस्थमा, एक्यूट मीन्स होता है कि अचानक कोई चीज़ होती है तो उसको बोलते हैं, अचानक होने वाली अस्थमा को उसको बोलते हैं। और एक्सटेंसिक, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो अब इसमें दो चीज़ें हो जाती है। तो ये अचानक हो गया, सेम टू सेम क्रोनिक। अच्छा ये जो रहेगा एक्यूट वाला, ये शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े टाइम के लिए रहता है, शॉर्ट रहता है, ठीक है ना, थोड़े टाइम के लिए रहता है। बट ये क्या होगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। क्रोनिक वाला क्या रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद में एक्सटेंसिक, एक्सटेंसिक किसी बाहरी फैक्टर जैसे एलर्जी की वजह से होगा तो उसको बोलते हैं, जैसे डस्ट कभी होता है, डस्ट की वजह से हो सकता है, पॉलन ग्रेन की वजह से हो सकता है उसकी वजह से, और स्मोक की वजह से हो सकता है। ये कुछ इसके एग्जांपल दिए गए हैं। इंट्रेंसिक में क्या होता है, ये किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। नॉन एलर्जेंस मीन्स किसी इन्फेक्शन की वजह से होगा, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं, ठीक है, याद रख लेना। फिर माइल्ड इंटरमीडिएट अस्थमा, ये क्या है, कभी कभी होने वाले अस्थमा को बोलते हैं, बट ये थोड़ा हल्का रहेगा, कभी कभी रहेगा, ठीक है ना, कभी कभी बट हल्का, ठीक है, याद कर लो, कभी कभी बट हल्का रहता है, थोड़ा सा याद करने के लिए भी फिलहाल, कभी कभी बट हल्का। उसके अलावा क्या है, माइल्ड परसिस्टेंट अस्थमा, इसमें क्या कहना है कि रेगुलर होने वाला, ये मतलब रेगुलर रहेगा, ठीक है ना। परसिस्टेंट मीन्स होता है कोई चीज़ रेगुलर रहने वाला, तो रेगुलर होने वाला बट हल्का ही रहेगा, माइल्ड ही रहेगा, माइल्ड बड़ा में हल्का, तो रेगुलर तो होगा बट कैसा रहेगा, हल्का रहेगा, ठीक है, ये आपको बता दिया मैंने। और उसके बाद में क्या था, मॉडरेट परसिस्टेंट, यहाँ पे क्या रहेगा, मॉडरेट टाइप का रहेगा बट रेगुलर हो जाएगा, ठीक है। और सीवियर टाइप का, इसमें जैसे वर्ड आ रहा है सीवियर, तो ये लगातार होने वाला अस्थमा, ठीक है। और ये परसिस्टेंट भी रहेगा, लगातार बना भी रहेगा, और सीवियर भी रहेगा, डेंजर भी रहेगा। तो कुछ यहाँ पे सिर्फ नाम आप याद रख लेंगे, सबको मीनिंग बता दिया हूँ, ये सब जितना डिटेल में नहीं, आप डेफिनेशन भी याद रखेंगे तब भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और इटियोपैथोजेनेसिस मतलब इसका क्या कारण है, तो अस्थमा के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और क्या है, सबसे पहले एलर्जी एक्सपोजर, जैसे आप फेदर्स मतलब जो पंछियाँ होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उनके जो पंखे होते हैं कभी कभी वो भी देखो आ जाते हैं नोज़ में, तो वो भी है डस्ट की वजह से, माइट की वजह से, मोल्ड्स की वजह से, ये सब हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जैसे कॉमन कोल्ड हो चुका है, फिजिकल कोई एक्टिविटी कर रहे हो, या कोल्ड एयर में ठंडी हवा में चले गए, या पॉल्यूटेड कभी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, इरिटेशन हो रहा है, वैसे एरिया में चले गए, कुछ ड्रग ले लिए जैसे NSAID आपने यूज़ कर लिया, कुछ बीटा ब्लॉकर की वजह से भी हो सकता है।
वुड के पार्टिकल अगर वो हमारे नोज़ में जाते हैं, देखो जैसे बढ़ई होते हैं ना कारपेंटर लोग, उससे भी हो सकता है। वेजिटेबल के डस्ट होते हैं जो किसान लोग होते हैं काम करते हैं, उससे भी। इंडस्ट्रियल केमिकल हो जाने की वजह से ये भी हो सकता है। एयर पोल्यूशन की हो सकता है। और एक्सेसिव इमोशनल स्ट्रेस, कुछ लोग होते हैं ना बहुत इमोशनल टाइप के होते हैं, तो जैसे रोना स्टार्ट करते हैं फ़ौरन उनके नाक चालू हो जाते हैं, नोज़ से उनसे फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। लेडीज़ में खास करके वो लोग ज़्यादा देखो रोती हैं तो फ़ौरन जैसे रोना स्टार्ट करती हैं फ़ौरन क्या करती है, नाक भी साफ़ करती है ना। तो ये हो गया। तो खास करके मतलब ये सीवियर केस में होता है, नॉर्मल तो ठीक है, रोने से बहुत ज़्यादा नहीं। चलो आगे बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कैसे पता लगाएंगे। तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है, व्हीजिंग मतलब सीटी जैसी आवाज़ आएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग सांस लेने में दिक्कत, चेस्ट में टाइट हो जाएगा, ये आप सबको बता चुको पहले। और कफ दैट प्रोड्यूस थिक म्यूकस, बहुत ज़्यादा कफ कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। ट्रेकीकार्डिया, हार्ट रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। साइनोसिस मीन्स कि देखो आपको स्क्रीन पे दिखाया गया होगा, स्किन कैसी हो गई है, थोड़ा सा पर्पल या ब्लूइश कलर हो गई है, ठीक है ना। डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की वजह से हो गया है। उसके बाद में ड्राई परसिस्टेंट कफ, मतलब ड्राई भी रहेगा, परसिस्टेंट लगातार, और कफ मतलब सूखा, लगातार सूखे कफ आ रहे, और डिफिकल्टी इन एक्सेलिंग, सांस को बाहर छोड़ने में, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने में दिक्कत होती है, तो उसको। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब कैसे इसको हमको मैनेज करना है विदाउट मेडिसिन, ठीक है ना। विदाउट मेडिसिन हमको क्या करना है, उसको मैनेज करना है। तो कैसे है भाई, स्मोकिंग करो, उसको छोड़ो, एलर्जी वाले एरिया में कम जाओ, एयर एक्सपोजर अवॉइड एक्सपोजर टू द एक्सट्रीम कोल्ड, ठंडे मतलब एरिया में कम जाओ, एसी वगैरह कम यूज़ करो, है ना वो। अवॉइड एक्सपोजर टू द पॉल्यूटेड एरिया में कम जाओ, कंट्रोल फिजिकल एक्टिविटी, कुछ ऐसे काम मत करो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होता है। अवॉइड द यूज़ ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, कुछ एंटीबायोटिक यूज़ करने जो यूज़ करे तो वो मत करो। और रिड्यूस इन वेट, वेट कम करो। इमरजेंसी केस में ऑक्सीजन सप्लाई देना चाहिए। इसके अलावा क्या कहा गया है, पेशेंट शुड बी हॉस्पिटलाइज विद द एक्यूट सीवियर, अगर क्या हो सकता है अस्थमा ज़्यादा हो गया तो उसको हॉस्पिटल में फ़ौरन ले जाकर के एडमिट कर दो। अब यहाँ पे बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल में मतलब कि आपको यहाँ पे मेडिसिन यूज़ करना है। जैसे ब्रोंकोडायलेटर्स, ब्रोंकोडायलेटर्स को फिर क्लासीफाई किया गया, सिम्टोमेटिक, मेथाइलजैंथीन, एंटीकोलिनर्जिक। उसके बाद में इसके सबके एग्जाम्पल दिए गए, जैसे सॉल्बिटामॉल, एफेड्रीन, एड्रीनेलिन। ये सारी चीज़ें आप याद कर लो, ठीक है ना, ऐसे याद कर लो। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग हैं, तो आपको याद करना ही होगा। फिर एंटीकोलिनर्जिक में जैसे एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड आप यूज़ कर सकते हो। देखो ना, आप सर्दी खांसी की जब आप सिरप वगैरह लाते हो तो यही सब तो रहता है, आपने कभी देखा है क्या गौर से? नहीं देखा तो देखो कि क्या रहता है उसके अंदर कंटेंट सिरप में, ठीक है ना। सॉल्बिटामॉल, एड्रीनेलिन, यही सब रहता है। इसके मॉन्टे कैल्सी करके आता है, देखो उसमें मॉन्टेलिकॉस्ट रहता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। मास्ट सेल स्टेबलाइजर जिसमें सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है। फिर स्टेरॉयड यूज़ भी कर सकते हो, जिसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन देखो यूज़ होता है, प्रेडनिसोलोन यूज़ होता है, इनहेलेशन यूज़ होता है, जैसे बेक्लोमेथासोन भी यूज़ होता है, ठीक है ना। और एंटी आईजीई एंटीबॉडी, ठीक है ना, ये एक एंटीबॉडी का दिया है, जिससे 5 टाइप के होते हैं, IgA और IgM, IgD और IgE, ये सारे एंटीबॉडीज़ हैं। तो ये अगर IgE ये यूज़ कर सकते हो, जिसका नाम है ओमालिजुमाब। तो ये सारी चीज़ें आप याद कर सकते हो। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने ये उसको रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार। हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम पूरा देखा, अच्छे से समझा, और ये उसके पूरा एक एक पार्ट हम लोगों ने देख लिया, फिर डायग्राम समझ लिया है। उसके बाद में अस्थमा के बारे में, अस्थमा का कितने टाइप होते हैं वो देखा, और इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखे, नॉन फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखे, ठीक है ना। तो इस यहाँ पे हमारा एंड हो जाता है आज का। और इसकी नोट्स की जैसे मैंने बात किया था, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, नहीं है आपके फ़ोन में तो आप डाउनलोड कर लो, और ये नाम वहाँ पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा, ऑलरेडी है, आप भी और वैसे भी आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। वसीम फार्मा, ओके, स्टडी, ये हो गया, ठीक है। और हमारा एक व्हाट्सअप का ग्रुप भी है, तो अगर आप बोलेंगे, हमको मैसेज करेंगे, तो आपका नंबर उस ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा, अगर आप बोलेंगे तो, ठीक है ना। तो यहाँ तक का हो गया, उसमें सारा अपडेट आता रहता है। अब हम अगला हमारा टॉपिक होगा, वो रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक है वो COPD आएगा। आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।